हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स स्टूडेंट्स पॉइंट। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाले सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 की सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड टॉपिक नीड ऑफ अकाउंटिंग का मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। सेकंड है मेजरमेंट। और हाँ गाइस, जिस किसी ने भी मेरे नीड ऑफ अकाउंटिंग की फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखी है, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मेज़रमेंट इट मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग estimates of business transaction into financial terms by using monetary unit wise rupees and पैसा एज ए मेजरिंग यूनिट। गाइज, इसका मतलब ये होता है कि ये एक क्वांटिफिकेशन मतलब एक क्वांटिटी का तरह मेज़र किया जाता है, इंक्लूडिंग एस्टिमेट। जो आपका एस्टिमेट रहता है प्रोजेक्ट का या कोई चीज़ का भी आपका एस्टिमेट रहता है, बिज़नेस का ट्रांजैक्शन मतलब बिज़नेस का लेन देन के लिए जो आपके आर्थिक टर्म्स रहता है उसका हिसाब से यूजिंग मॉनेटरी यूनिट पे, जैसे कि होता है रुपीज़ या पैसा ही पे सब कुछ लेन देन होता है गाइस, उसको मेजरिंग यूनिट बोला जाता है। इफ़ एन इवेंट नॉट बी क्वान्टिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स इट नॉट बी कंसिडर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल बुक। अगर कोई भी इवेंट जैसे एक्सटर्नल हो गया इवेंट या इंटरनल इवेंट हो गया, मॉनेटरी टर्म में क्वान्टिफाइड नहीं होती है, अगर उसकी गिनती नहीं की जाती है, तो वो आपका कंसिडर नहीं कराया जाएगा, रिकॉर्डिंग में नहीं आया जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स में। जो आपकी आर्थिक स्थिति आर्थिक जो आप लोग लेन देन के लिए जो बनाते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। That it's why items like the appointment of new managing director, a signing of a contract or change in personnel are not shown in the books of account। देखिए, वो इसीलिए बहुत महत्व होता है इस तरह का, जैसे कि आप कोई न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, न्यू मैनेजिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में आप मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, या फिर कोई दूसरी कंपनी के साथ आप डील साइन कर रहे हो, या फिर आपका चेंज इन पर्सनल आर नॉट, मतलब जो आप कुछ चेंजेस कर रहे हो पर्सनल, आप अपने पॉलिसी में या कुछ चीज़ में भी आप पर्सनल लॉ में या कोई चीज़ में भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो वो आपका बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं होगा। इसका यही मतलब होता है गाइस। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, दिस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द मॉनेटरी टर्म्स एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक बार आपका इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे इंटरनल इवेंट हो गया या एक्सटर्नल इवेंट हो गई, ये आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब जांच हो जाता है, परख लिया जाता है, फिर उसको मेज़र किया जाता है फाइनेंशियल टर्म में, जैसे इसका कितना खर्च हो रहा है, या इसको एक मेज़र किया जाता है रुपीज़ या पैसा के हिसाब से। उसके बाद आपका एक रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है गाइस पहले से बाद में। जैसे एग्जांपल का तौर पे आप लोग ये समझिए कि आप लोग 11th के एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले आप लोग तो 11th के एग्ज़ाम देने तो नहीं चल जाएंगे ना गाइस। सबसे पहले आप लोग इस कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद आप लोग एग्ज़ाम देंगे। उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन अर्लियर पहले हो गया है, पहले से लेके बाद तक का रिकॉर्ड एक ऑर्डर पे रहता है। Recording is done in a manner that necessary financial information is summarized as per well established practice and it is made available as and when required। इस रिकॉर्डिंग को इस तरह रखा जाता है कि ऐसा ज़रूरत समय पे, जैसे कि आर्थिक स्थिति का जानकारी अगर समराइज़ किया जाए, पूरा ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर का समराइज़ किया जाए कि हाँ मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कब हम लोग किससे क्या लिए क्या नहीं लिए। एक फाइनेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हम लोग अर्लीस्ट से ऑर्डर पे अगर हम लोग का पूरा रिकॉर्ड सही मेंटेन रहेगा, तो उसका हिसाब से हम लोग को जब भी ज़रूरत रहा उस समय उस रिकॉर्ड मौजूद रहेगा और उस समय हम लोग देख सकते हैं गाइस।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कम्युनिकेशन। द इकोनॉमिक्स इवेंट आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्ड इन ऑर्डर दैट द pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and the other internal and external user। जैसे कि कम्युनिकेशन मतलब, कम्युनिकेशन का एक सिंपल भाषा है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। जब आपका इकोनॉमिक्स इवेंट जैसे इंटरनल यूज़र हो गया या एक्सटर्नल यूज़र हो गया, जिस तरह का भी आपका इकोनॉमी या आर्थिक स्थिति, जो जिस तरह का भी आपका इवेंट्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई होगा, जाना जाएगा, परखा जाएगा कि हाँ ये सही है। फिर मेजरमेंट में किया जाएगा कि हाँ इसका क्या सही है क्या गलत है, रुपीज़ और पैसा में इसका मॉनेटरी टर्म्स पे इसका एस्टिमेट देखा जाएगा कि हाँ ये सही है या नहीं। फिर आपका रिकॉर्ड में फिर उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद इसका एक इंफॉर्मेशन होता है, पर्टिनेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है सर्टेन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। कोई भी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट हो गया, मान लीजिए एक कोई इस कंपनी में एक आया आपका रॉ मटेरियल आया, तो स्टोर प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजमेंट जाएगा स्टोर मैनेजमेंट के पास, मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए गाइस, इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो कम्युनिकेशन हुआ, तो वो देखेगा कि हाँ ये जो रॉ मटेरियल का जो टेंडर है, जो लेके आया है मेरे पास, ये सब हर तरह से रिकॉर्डेड है, हर तरह से जेन्युइन है या नहीं, हर तरफ से मतलब इसे सही से आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं, मेज़रमेंट जो एस्टिमेट दे रहा है ये सही है या नहीं, रिकॉर्ड सही ऑर्डर में हुआ है या नहीं, उसका हिसाब से ऑर्डर फिर पास होता है, चाहे दूसरा में, चाहे इंटरनल यूज़र पे हो या एक्सटर्नल यूज़र पे हो, चाहे किसी पे भी हो। कम्युनिकेशन यही रहता है गाइस ऑर्गेनाइजेशन पे। This information provide information that is useful to a variety of user who have an interest in assessing the financial performance and the position of an enterprise, planning and controlling the business activities and making necessary decision from time to time। देखिए गाइस, ये जो इन रिपोर्ट्स जाता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन का ज़रिए, इसको हर तरह से वैरायटी ऑफ यूज़र की तरह इंटरेस्ट लेके असेसिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि हाँ मेरा जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह से है, और मेरा जो कंपनी का जो इंटरप्राइजेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन किस स्थिति पे है, उसके हिसाब से क्या प्लानिंग किया गया है, उसके हिसाब से जो बिज़नेस में क्या कंट्रोल हो रहा है एक्टिविटीज़ पे, उसको देखा जाता है। और उसके साथ साथ बहुत ही ज़रूरी डिसीज़न, बहुत ही ज़रूरी निर्णय समय पे लिया जाता है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिज़ाइंड इन ए सच ए वे दैट द राइट इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये सब जो कम्युनिकेशन पे आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसे मेज़रमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, इसे सब जो है ये एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक डेजिग्नेशन का, एक ऐसा डेजिग्नेशन से लिया जाता है जो सही तरीक़ा से सही जानकारी पे हो जाए और सही इंसान के साथ और सही टाइम पे उसके साथ कम्युनिकेट किया जाए, बातचीत किया जाए कि हाँ ये सही है या नहीं, इसका हिसाब से गाइस। रिपोर्ट्स कैन बी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, डिपेंड अपॉन द नीड्स ऑफ द यूज़र। देखिए गाइस, इसमें सीधा सादी एक बात बताया गया है, रिपोर्ट चाहे डेली बेसिस पे दिया जाए, वीकली बेसिस पे दिया जाए, मंथली बेसिस पे दिया जाए या क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाए। क्वार्टरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक 4 मंथ क्वार्टरली होता है, एक 3 मंथ्स क्वार्टरली होता है। ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर, एक्सटर्नल यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है या इंटरनल यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे जो रिपोर्ट है मुझे सही समय पे किस दिन किस बेसिस पे चाहिए। An important element in the communication process
is the accountant's ability and efficiency in presenting the relevant information। है देखिए, इसका मतलब एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट जो कम्युनिकेशन का ज़रिए प्रोसेस जो अकाउंटेंट का जो आपका अकाउंटेंट रहता है उसका अंदर काबिलियत होना चाहिए, और एफिशिएंसी मतलब अच्छा एफिशिएंसी होना चाहिए कि वो एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सही से कंपनी को प्रोवाइड करे। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन refers to business enterprise whether for profit or not for profit motive। एक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो आपका बिजनेस इंटरप्राइज के साथ रहता है, उस बिजनेस इंटरप्राइज को बोला जाता है वो काम करता है प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। उसका मोटिव होता है, उसका मकसद होता है, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या नॉन प्रॉफिट कमाए। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं कि एनजीओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आता है, और एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी चला रही है वो भी आती है। एनजीओ तो नॉन प्रॉफिटेबल चलता है और छोटी मोटी कंपनी प्रॉफिटेबल चलता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इट कैन बी ए सोल प्रोप्राइटर कंसर्न पार्टनरशिप फर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, ये कितना एक्टिविटीज़ पे है, ये कितना एक्टिविटीज़ कर रही है, बिज़नेस का लेवल कितना, इसका बिज़नेस जो बिज़नेस का है ऑपरेशन कितना बिज़नेस का लेवल बढ़ रही है। ये चाहे तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी चल सकती है या पार्टनरशिप फर्म में भी चल सकती है। पार्टनरशिप फर्म आप लोगों को पता ही होगा गाइस, एक से ज़्यादा दो जन हो या दो से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा जन जब कोई कंपनी या कोई चीज़ में काम करे तो पार्टनरशिप फर्म में चलती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको बोलता है गाइस, एक सोसाइटी है, मान लीजिए आपका आसपास में कोई एक सोसाइटी है और वहाँ पर वो लोग सब मिल के एक छोटा मोटा कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, सब मिल के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। कोऑपरेटिव मतलब प्राइवेट सेक्टर जिसको बोला जाता है आज का डेट पे। कंपनी आपको पता है कंपनी बड़ी कंपनी होती है। लोकल अथॉरिटी जो आसपास लोकल अथॉरिटी मतलब होता है कि आपका ये क्या, तो अथॉरिटी मतलब होता है कि आपका जो आपको एथोराइज्ड कर सके, जो आपको सही से एथोराइज्ड कर सके, जो आपको एथोराइज्ड दे सके। लोकल अथॉरिटी, लोकल मतलब आसपास का जो अथॉरिटी रहता है वो आपको दे सके। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इस है म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम ये होता है। और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई अदर भी एनी अदर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जो पर्सन का हिसाब से चल रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो गाइस आज फ़िलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं गाइस। इस सेशन में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं इसे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर करके ही नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूँगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे गाइस।